जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी में पूछे गए जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एसएससी में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो सवाल है वो आपका है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। इसका मिलान करना है। अब ये है पेशीय ऊतक का प्रकार और इधर है अवस्थिति, ठीक है। तो रेखित पेशीय ऊतक, ठीक है। तो रेखित पेशीय ऊतक जो होता है वो हाथ और पैर होता है, ठीक है। इसमें जान लीजिए कि रेखित जो होते हैं ये लंबे और बड़े आकार के होते हैं, जो शरीर के अंगों, चेहरे, गर्दन, जीभ, ग्रसनी, तंतुपुट आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है चिकनी पेशीय ऊतक। चिकनी पेशीय ऊतक जो है वो होता है आपका आँख की पलक, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों की श्वास नली, ठीक है। ये पेशीय ऊतक गट्ठर या तुर्क आकार की कोशिकाओं के परत के रूप में आहार नाल की दीवारों, आंतरिक अंगों, ग्रंथियों की वाहिकाओं, पेट, श्वास नलिका, आँख की पुतलियों आदि में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है हृदयक पेशीय ऊतक का प्रकार। तो ये हृदय का होता है, ठीक है। हृदयक पेशीय कोशिकाएं हृदय की दीवारों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है, किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के स्तर अथवा फेफड़ों की कुपिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका सरल सल्की एपिथेलियम, ठीक है। सल्की एपिथेलियम दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल सल्की एपिथेलियम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्तरित, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्तरित सल्की एपिथेलियम। सरल सल्की एपिथेलियम रक्त वाहिकाओं या फेफड़ों को, ठीक है, कुपिका में चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देता है और ये अत्यंत पतले और सरल चपटी कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक कोमल स्तर यानी लाइनिंग का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं सारे सवाल एसएससी में पूछे गए हैं। अगला है आपका जीवाणु यानी नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा, ठीक है। मोनेरा जगत यानी मोनास मतलब होता है अकेला में सभी प्रोक्यूरिटी जीवों को रखा जाता है, जिसे जीवाणु, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इस जगत में एक कोशिकीय प्रोक्यूरिटिक जीव आते हैं और इनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति, केंद्रक कला तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका खमीर। क्या हो जाएगा? खमीर यानी फंजाई, ठीक है। याद रखिए खमीर, मोल्ड और मशरूम कवक के उदाहरण है। मशरूम कवक का एक और समूह है जो मुख्य रूप से बेसिडियो और माइसिटस और आंशिक रूप से एस्कोमाइसिट्स है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो देखिए यह जो प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ये किया था आपका एम स्लीडन तथा टी सवान ने। 1839 ईस्वी में एम स्लीडन तथा टी सवान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वे ही जीवन की मूलभूत इकाई हैं तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका मिलान करना है। देखिए लिस्मानिया क्या है? तो लिस्मानिया जो कालाजार का कारण बनता है का प्रजनन द्विखंडन विधि से होता है, बाइनरी फिजन से, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा द्विखंडन हो जाएगा। और ईस्ट जैसे सभी फंजाई में प्रजनन जो होता है अलैंगिक और लैंगिक पुनरुत्पाद चक्र द्वारा ही हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट में सबसे सामान्य वर्षीय वृद्धि अलैंगिक प्रजनन से होता है जो मुकुलन या मुकुल निर्माण द्वारा होता है, ईस्ट हो जाएगा।
एक रह गया आपका स्पाइरोगायरा जो खंडीकरण से होता है। स्पाइरोगायरा प्रजाति का प्रजनन दोनों विधियों लैंगिक और अलैंगिक द्वारा हो सकता है। अलैंगिक या वर्धी प्रजनन तंतुओं के समान खंडीकरण द्वारा होता है, ठीक है, यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, और नहीं देखिएगा तो फिर आपको हानि है, हमको हानि नहीं है। चलिए, रंध्र को घेरने वाली तो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा कि रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है, तो ये हो जाएगा वृक्क का आकार। स्टोमाटा पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित संरचना है जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। प्रत्येक स्टोमाटा 2 किडनी के आकार की कोशिकाओं से बना है जो गार्ड कोशिकाओं के रूप में जानी जाती है, जो छिद्रों को घेरे रखती है। रक्षा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो अन्य एपिडर्मल कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। नेक्स्ट है, सारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन 9 क्लास के एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं की भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है? देखिए, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये जो है इसके ऊतक की कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लिग्निन के कारण, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो है कोशिका आमतौर पर मृत कोशिकाएं होती हैं जिनमें लिग्विन या लिग्निन युक्त द्वितीयक दीवारें होती हैं। कोशिकाएं कठोर और गैर खिंचाव योग्य होती हैं और आमतौर पर छाल या परिपक्व तनों में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पौधों में पाए जाने वाले 3 मौलिक ऊतकों में से एक है। 2 अन्य प्रकार हैं, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं, याद रखिए, तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कोशिका सिद्धांत। जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडन एवं जंतु वैज्ञानिक स्वान ने अपने अपने खोजों के आधार पर कोशिका के बारे में जो मत स्थापित किया उसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है और सभी सजीवों का शरीर एक या अन्य कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक कोशिका का निर्माण सजीव द्रव जीव द्रव से हुआ है, ठीक है। चलिए, सवाल, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किस में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी क्या होगा? देखिए, विषाणु जो है ना, विषाणु विज्ञान इसको कर सकते हैं या वायरोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहलाता है। और यह वायरस के जो निम्नलिखित पहलू है मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी संरचना, वर्गीकरण और विकास, प्रजनन के लिए मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित करने और उनका अवशोषण करने के तरीके और उनके कारण होने वाली बीमारियों और अनुसंधान एवं चिकित्सा में उनका उपयोग होता है, ठीक है। डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, फफूंद का अध्ययन, याद रखिए, फफूंद के अध्ययन को माइकोलॉजी जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है, माइकोलॉजी कहते हैं, जो जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें अनेक आनुवांशिक और जीव रासायनिक गुण, उनकी टेक्सोनॉमी और मनुष्यों के लिए शीघ्र दाह्य वस्तु जैसे टिंडर, दवा, भोजन और एनथोजेंस के स्रोत के रूप में उनका उपयोग शामिल है। साथ ही साथ उनके खतरे भी हैं, जैसे विषाक्त या संक्रमण। माइकोलॉजी से पादप रोगों के अध्ययन के लिए फाइटोपैथोलॉजी के क्षेत्र का उदय हुआ है, याद रखिएगा। सारे सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, इसको पूरा डिटेल में आप याद रखिए। देखिए, सवाल है कि डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऊतक विज्ञान, ऑप्शन 2। हिस्टोलॉजी
याद रखिएगा, एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाओं उत्तक रंगों के माइक्रोनेटोमी का अध्ययन है। चलिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। किसमें जमा होता है? कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप से होता है जमा, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रक में। देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्यों और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत पाया जाता है। ठीक है, ये वंश से ही मिलता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक में स्थित होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी एम्प्टी डीएनए कहा जाता है, में डीएनए की थोड़ी मात्रा भी पाई जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के भीतर की संरचना है जो भोजन से ऊर्जा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करती है जिसका उपयोग कोशिकाएं कर सकती हैं। डीएनए में जानकारी को 4 रासायनिक आधारों से बना एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन, और टी से थाइमिन। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, इसमें फ़ायदा तो मेरा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा, क्योंकि मैं आपको जितने तरह का बुक है सभी बुक से जीके का वीडियो दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो सवाल है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। देखिए, भोजन जो पहुंचाता है उसको कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। फ्लोएम जिसे बास्ट भी कहा जाता है। पौधों में ऊतक होते हैं जो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य सभी भागों में संचालित करते हैं। इस परिवहन प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। फ्लोएम विभिन्न कोशिकाओं से बना होता है, जिसे छलनी, ट्यूब्स, सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अगला है, किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन 2 बायोमास। चलिए, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? देखिए, इसको कहते हैं अरेक्टर पीली। ठीक है, अरेक्टर पीली मांसपेशियों के ऊतकों का एक सूक्ष्म बैंड है जो एक बाल कूप को डर्मिस से जोड़ता है। जब यह उद्दीपित होता है तो अरेक्टर पीली में संकुचन होता है, और जिसके कारण बाल त्वचा सतह के लंबवत खड़े हो जाते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में रोंगटे खड़े होना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें हो जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है, और प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। माइक्रोस्कोप के तहत साइटोप्लाज्म में खाली दिखने वाली संरचना को रिक्तिका कहते हैं, याद रखिएगा। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, ठीक है, और दूसरा अप्रभावित रहता है। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सहभोजिता। सहभोजिता दो जीवित जीवों के बीच के संबंध का एक प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें एक जीव दूसरे को हानि पहुंचाए बिना लाभान्वित होता है। इसमें एक समान प्रजाति एक अन्य प्रजाति से लाभ प्राप्त करती है, जो मेजबान प्रजातियों से में संचालन, आश्रय, भोजन या सहायता प्राप्त करती है, ठीक है, जो न लाभ देती है और न ही नुकसान पहुंचाती है।
कसाब यानी फ्लैजेला, बाल जैसी संरचना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जीवाणु। जीवाणु एक फ्लैजिलम, एक लंबी चाबुक जैसी संरचना जो बैक्टीरिया को गति करने में मदद करती है। ठीक है, यह सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है और यह प्रति सेकंड कई सौ चक्कर लगाता है। एक फ्लैजिलम का प्राथमिक कार्य संचालन का है, लेकिन यह अक्सर एक संवेदी अंग के रूप में भी कार्य करता है जो कोशिकाओं के बाहर रसायनों और तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? डैश एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए इसको जो कहते हैं वो कहते हैं आपका पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सजीवों की प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता को टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण शक्तता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो है, ठीक है, के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कम से कम आधा स्थिरीकरण। ठीक है, इसको समझ लीजिए। कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का लगभग 50% प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण तत्काल जलीय वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है और जलीय जीवों के शोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसलिए उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। देखिए इसको कहते हैं आपका मीजोसोम। ठीक है, कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित रूप जिसे मीजोसोम कहा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की विशेषता है। मीजोसोम एक जटिल झिल्लीदार संरचना है जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली में बलियों द्वारा निर्मित होती है और इसका मुख्य कार्य श्वसन में सहायता करना, कोशिका झिल्ली का संश्लेषण, डीएनए की प्रतिकृति और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्र झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण की जगह पर सफेद रक्त कोशिकाएं रोगजनकों को नष्ट करने के लिए जमा हो जाती है, याद रखिएगा। जॉन इवेंगलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एक रंगहीन पदार्थ है जो कोशिका के अंदर जेल या तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जे पुकिंजे ने 1839 में कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म जो है प्लाज्मानी रक्त में तरल जो सभी रक्त कोशिकाओं को धारण करता है, ठीक है, कहा। और माइक्रोटॉम सूक्ष्मदर्शी परीक्षा के लिए ऊतक के पतले स्लाइस बनाने का उपकरण उन्होंने गढ़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिकाओं के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिकाओं के अपचित घटक को बचाने का कार्य करता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लाइसोसोम। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। टाइप 2 में कितने सवाल हैं? तो टाइप 2 में जितने भी सवाल हैं मैं आपको एक ही वीडियो में दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में, याद रखिएगा। टाइप 2 में कम से कम आपका जो सवाल है वो है आपका 148 सवाल। ठीक है, तो 148 सवाल का वीडियो मैं आपको बहुत जल्द यानी कल रात 8 से 10 बजे के बीच दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।